Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Supreme Court on Preventive Detention Law. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो डिटेंशन को लेकर के क्या नियम है हमारे देश में, किस किस तरह के डिटेंशन हैं, ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन, प्यूनिटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव. तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं डिटेंशन का मतलब एंड देन वी विल कम टू दिस प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव. डिटेंशन सिंपली मीन्स व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी. तो किसी भी इंसान को कस्टडी में लिया जाता है बेसिकली दो कारणों से. एक हो सकता है प्यूनिटिव रीज़न. प्यूनिटिव मीन्स a person has committed a crime and that is why in order to punish for that crime the person is put into some sort of detention. तो ये होता है punitive detention. जबकि preventive detention होता है when a person is detained in order to prevent him or her from the possibility of committing any crime. तो preventive detention का मतलब है कि इंसान ने कुछ क्राइम किया नहीं है लेकिन चांसेज हैं कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो और इस कारण से ऐसा वो पहले करे, इसके पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात की जाए, प्यूनिटिव डिटेंशन तो देखिए दुनिया के सारे देशों में है ही इसका सिस्टम, लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. हाउ यू सी, Article 22 is a fundamental right that talks about the rights of an individual against arrest and detention in certain cases. उसमें Article 22 subclause 4 states that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extension of the detention or such a person is detained in accordance with any प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक लॉ बना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, यूएपीए हो गया, तो उसके हिसाब से फिर उस इंसान को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है. अदरवाइज प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे किसी भी इंसान को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड इन दिस रिगार्ड सजेस्ट फॉर फर्दर डिटेंशन ऑफ दैट पर्सन. तो मज़ेदार बात यह है कि यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र आ जाता है फंडामेंटल राइट्स में ही. तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ इंडिविजुअल्स के, सिटीजन्स की लिबर्टी की बात करता है, वहाँ पे उस लिबर्टी या फ्रीडम का डिस्कशन करते करते इम्प्लिसिटली वो बात कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी आपको 3 महीने से ज़्यादा कोई डिटेन करके नहीं रख सकता. इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन विल बी अ कॉन्सेप्ट दैट विल बी फॉलोड इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. दैट इज़ हाउ इम्प्लिसिटली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स इट, राइट. एंड देयर आर मेनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, like Preventive Detention Act of 1950, it was later expired in 1969. मीसा एक्ट 71 में लाया गया, 78 में रिपील किया गया. कॉफे पोसा 1974, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, टाडा brought in 1985, repealed in 1995, and then पोटा that was repealed in 2004. तो आई होप आपको याद होगा, अगर आपने इस साल का APSC प्रीलिम्स दिया है तो इसी सेगमेंट से वो सवाल आया था कि इनमें से कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अभी भी एप्लीकेबल हैं. तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, डिस्कशन है. माना जाता है कि नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ द वे इट हैज़ बीन डन इन इंडिया. So that is how it is a kind of blot. It is considered as a kind of blot on democratic system. Even in UK, the country which brought preventive detention law concept to India, even in UK, this concept has been repealed. The government sometimes use such law as an extrajudicial power in our country. That is the second problem. सरकारें जो हैं वो ओवर ब्रीच करती हैं, मिसयूज करती हैं, आर्बिट्ररी डिटेंशन करती हैं इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. ऐसा एक कंसर्न है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लेकर के. ये डाटा काफ़ी कुछ बताता है अबाउट आर्बिट्ररी डिटेंशन, फियर ऑफ आर्बिट्ररी डिटेंशन के बारे में डाटा काफ़ी कुछ बताता है. दैट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ
के केसेस में अरेस्ट की संख्या जो है 2021 में लगभग 24% बढ़ गई। एंड ओवरऑल द पीपल डिटेन्ड अंडर दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वेयर अक्रॉस द कंट्री 1.1 लाख। तो इतने मैसिव संख्या में प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ 2021 में, यानी कि क्राइम करने से पहले डिटेन किया गया लोगों को। सो नेचुरली इट इज़ इंडिकेटिंग कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इन कॉन्ट्रावेंशन विद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इससे भी रिलेटेड सवाल आया था, आई थिंक सवाल ऐसा कुछ आया था कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाए। तो अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप रोज़ सीखते रहोगे जिससे प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल जगह आए, जैसे इस बार का प्रीलिम्स आया था, तो वैसे भी आप कर पाओ। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए बट ओनली इन अ मैटर ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन को जनरल तरीके से एप्लीकेबल किया गया है, इट हैज़ अ चीलिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ कोलोनियल लीगेसी एंड विथ ग्रेट पोटेंशियल टू बी अब्यूज्ड एंड मस्ट बी यूज्ड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉलोनियल लीगेसी का हिस्सा है और इसका काफ़ी मिसयूज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसको हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसका इस्तेमाल किया जाए। देयर हैव बीन, अब ये तो क्रिटिसिज्म हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव भी रहा होगा जिस कारण से ये लॉ को हमारे देश में अप्लाई किया जा रहा है। तो व्हाट आर सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? तो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कि एनी राइट, एनी फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस available to us. They are subject to reasonable restrictions on the grounds like state security, public order, etc. तो preventive detention law में भी that is true that preventive detention law, as long as it is reasonable restriction, it is putting reasonable restriction on the right to personal liberty, it should not be considered as वायलेशन और इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक। उसके अलावा अगर किसी इंसान को काफ़ी अनड्यू अनफेयर तरीके से डिटेन करके रखा गया है तो उसका एक फंडामेंटल राइट तो है ही, उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन डाला जा सकता है इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। एंड इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सच लॉ। ऐसे भी कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके का देश है हमारा, जितनी हाई डाइवर्सिटी है, इस तरीके के स्ट्रिंजेंट लॉ का होना ज़रूरी है। अदरवाइज देयर वुड बी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड दैट कुड लीड टू थ्रेट, सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड दैट कुड हैव इन थ्रेट ऑन इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। ये सवाल आया था APSC प्रीलिम्स में इस साल जो हुआ है। अब अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और पेरिनियल थ्रेट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स? क्वेश्चन मार्क कमेंट। तो एक दिन मैं ऐसा सेशन भी लूँगा जिस दिन मैं आपको बताऊँगा कि कमेंट लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, एनालाइज लिखा हो तो क्या मतलब है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, डिस्क्राइब में क्या करना है। कमेंट जैसे इस सवाल में दिया है तो कमेंट का सिंपल मतलब होता है टू गिव डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, दैट मीन्स सिंपली ओपनिंग ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे हिंट्स दिया है मैंने, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को लिखिए, कुछ बेसिक जो इम्पॉर्टेंट जो रेलेवेंट लॉ हैं जो अभी भी एप्लीकेबल है उनको मेंशन कीजिए आप, एंड देन गिव अ ट्रांजिशन लाइन कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दैट इज़ कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, etc. बट इट मे ऑल्सो लीड टू वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। और फिर आप पर्सनल लिबर्टी पे कैसे ये थ्रेट कर सकता है वो सारी बातें लिखें जो आर्ग्यूमेंट हमने डिस्कस किए। वे फॉरवर्ड में आप लॉ कमीशन का ये आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 2001 रिवील्स दैट more than 14 lakh people were arrested under preventive detention law, and Supreme Court also recently has clarified that there is a huge possibility of misuse of preventive detention law, and that is how it should be used only in the rarest of the rare cases. The next article is about Europe's JUICE mission. तो JUICE mission is about Jupiter mission, इसीलिए इसका नाम है, ये J is for Jupiter. जुपिटर IC मिशन के कारण इसका नाम है JUICE मिशन। तो इस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर मिशन, शॉर्ट में इसको नाम दे दिया गया JUICE मिशन, क्योंकि जुपिटर के 3 इंपॉर्टेंट मून्स हैं, गाइनामेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा।
and these 3 moons have oceans also, and large part of the ocean is frozen up, that is in the ice format, and that is how ये जो मिशन भेजा जा रहा है जूस मिशन, इसका मेन गोल है जुपिटर के इन 3 मून्स को स्टडी करना, उनके ऊपर जो आइस है उसको स्टडी करना। तो जुपिटर का आईसी मून को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है जूस मिशन। इट इज़ बीइंग सेंट बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तीनों मून को स्टडी करेगा, गाइनामाइड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। इट विल रीच जुपिटर बाय 2031 एंड इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओरिजिन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर। ये तीनों मून में से ज़्यादा फोकस रहेगा गाइनामाइड पे, बिकॉज गाइनामाइड इज़ द लार्जेस्ट मून in the entire solar system. Ganymede is even larger than Pluto and Mercury. It has its own magnetic field. अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जूस मिशन इज़ नॉट द ओनली मिशन टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर। इसके पहले भी गैलीलियो भेजा जा चुका है जुपिटर इन्वेस्टिगेशन के लिए 1995 से 2003 में। जूनो भेजा जा चुका है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर in 2016, and the upcoming missions like Europa Clipper will be sent in October 2024. Europa Clipper will be studying this moon of Jupiter, Europa Jupiter. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज रेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बिश्नोई कम्युनिटी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. जरा देखेंगे क्या है बिश्नोई कम्युनिटी. दे आर पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस सेक्ट मोस्टली सेटल्ड इन वेस्टर्न थार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. बिश्नोई कम्युनिटी की खासियत ये है कि इन लोगों के अंदर, इनको इस कम्युनिटी के अंदर हार्मिंग ट्री और एनिमल्स को कम्प्लीटली फॉरबिडन है. यानी कि वहाँ पे ट्री या एनिमल्स को मारना, फॉरगेट अबाउट किलिंग एनिमल्स, इवन कटिंग ट्रीज इज़ कंसिडर टू बी अनएथिकल. तो अब एथिक्स की क्लास में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से कि एथिक्स इज़ अ सोसाइटल कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. इट इज़ ए स्पेशियल एंड टेम्पोरल कॉन्सेप्ट. तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ समाज में तो नॉन वेजिटेरियन फूड का भी काफ़ी प्रोमिनेंट कल्चर है, बट देयर आर सर्टेन सोसाइटीज़ जहाँ पर फॉरगेट अबाउट किलिंग एनिमल्स, इवन हार्मिंग ट्रीज इज कंसिडर टू बी हाईली अनएथिकल. एग्जाम्पल बिश्नोई कम्युनिटी. In fact, they believe that protecting environment, they so strongly believe in protecting the environment so that they can even die doing so. उसमें एक काफ़ी इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है अमृता देवी जी का. अमृता देवी, a Vishnoi woman who was killed in 1730 while trying to protect a grove of खेजरी trees. तो खेजरी ट्री इज ए सैक्रेड ट्री ऑफ राजस्थान. इस तरीके का कुछ दिखता है एंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्री के लिए माना जाता है. हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है बिश्नोई कम्युनिटी और खेजरी ट्री? बिकॉज पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ वाइड स्प्रेड फेलिंग ऑफ खेजरी ट्रीज फॉर सेटिंग अप सोलर पैनल प्लांट्स इन राजस्थान. तो इस तरीके से यू कैन मेंशन इट एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स कि हाउ पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज आर हेविली एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंट अराउंड देम. तो इन्वायरमेंटल एथिक्स पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल. इन्वायरमेंटल एथिक्स इज अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स, राइट. तो एथिक्स के जो आपको पहला चैप्टर है उसमें डायमेंशन ऑफ एथिक्स में ये सब टॉपिक आता है. डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में अप्लाइड एथिक्स. इट सिंपली गाइड्स व्हाट आउट टू बी ह्यूमन रिलेशन विद एनवायरनमेंट. सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स: ecocentric approach. Ecocentric approach is different from anthropocentric approach. Anthropocentric means human centric action toward environment, कि जो चीज़ हमारे फ़ायदे की है वो करें, जो नहीं है वो ना करें. उससे शिफ्ट होकर के ecocentric approach is considered to be aspect of environmental ethics. Empathy for other species. Empathy for other species में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं बिश्नोई कम्युनिटी का. कुछ दिनों पहले हमने देखा था ईदू मिस्मी कम्युनिटी के बारे में अरुणाचल प्रदेश से. They never kill a tiger. They have their own ethical culture regarding environment, and as per that culture, they cannot or never kill certain species, including tiger. So that could be also considered as part of environmental ethics, empathy for other species. Recognizing transcendental value of nature, right? जैसे कि पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, स्नेक की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है. दैट इज ट्रांसेंडेंटल वैल्यू ऑफ नेचर को रिकॉग्नाइज करना है जैसा. एंड बायोक्रेसी.
Biocracy is an extended format of democracy where we not just include the interest and rights of humans around us, but also interest and rights of the other plants and animal species around us. And then democracy in its extended or larger format is known as biocracy. Biocracy का एक example है चिपको movement या हरगिला army created by Purnima Devi Burman in Assam. So that could be seen as where people are not just interested in safeguarding the interest of the people around them, but also the interest of the animals, trees around them. तो इस तरह का कुछ कंक्लूजन भी लिख सकते हैं. इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इज इमर्जिंग एज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज degenerating sense of environmental ethics in modern fast-paced world. The next article is about Kamchatka Peninsula. This topic is important from prelims exam point of view. कामचटका पेनिनसुला आप देखिए रसिया के फार ईस्ट रीजन में लाई करता है. काफ़ी बड़ा सा पेनिनसुला है. लगभग यहाँ पे 30 एक्टिव वोल्केनो है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट concentrated area as far as volcanic activities or geothermal activities is concerned. About 3 lakh people live in this area. इतना बड़ा एरिया और सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं. दैट मेक्स पॉपुलेशन डेंसिटी समवेयर क्लोज टू 1 person per square kilometer. इस हिसाब से इट इज़ एन एरिया हैविंग वन ऑफ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड. ये कामचटका पेनिनसुला आगे एक्सटेंड होता है इन कुरिल आइलैंड्स विच इज़ बिटवीन जापान्स हाइकाइडू island and Kamchatka Peninsula of Russia, and the Kuril Islands are disputed between Russia and Japan. करंट न्यूज़ क्या था कि कामचटका पेनिनसुला में देर हैव बीन सम वोल्केनिक इरप्शंस. इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पीटी में पूछ ली जाती हैं. मोना लोआ आपको याद होगा, पूछ लिया था प्रीलिम्स में इस बार के. तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं. आज का फॉर्डर कंटेंट ये है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स. तो कल जो हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिलीज बोथ बट स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली रिलीज स्टेट डेवलपमेंटल बॉन्ड नॉट ट्रेजरी बिल. तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.